नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। अगले आधे घंटे में मेरे साथ देखिए 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। 1 मिनट में होगा हर खबर का पूरा विश्लेषण। हर खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, कोई खबर हमसे छूटेगी नहीं। और शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर शरारती तत्वों ने हमला कर दिया। यह दावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले की खबर सामने आई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस हमले को बीजेपी की साजिश करार देते हुए बताया कि अरविंद केजरीवाल के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए। सिसोदिया के मुताबिक गेट पर लगे बूम बैरियर भी तोड़े गए। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए गुंडों की मदद करने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी के गुंडे अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करते रहे और बीजेपी की पुलिस उन्हें रोकने की जगह उन्हें घर के दरवाजे तक लेकर आए। मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी पर बरसते नजर आए। राघव चड्ढा ने भी ट्वीट कर इस हमले की निंदा की। अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले पर अब राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सीधे आरोप लगा रही है। देखना होगा कि हमले की यह तस्वीर कब तक साफ होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर जिस तरीके से हमला हुआ है, वाकई ये हैरान भी कर देता है और जाहिर सी बात है चौंका भी देता है, क्योंकि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी सीएम के आवास के बाहर अगर कोई इस तरीके से हमला कर दे तो कई तरीके के सवाल भी खड़े हो जाते हैं। अब जांच का विषय है, लेकिन इन सब के बीच सियासत भी तेज है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महंगाई की, क्योंकि महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। 9 दिनों में 8वीं बार पेट्रोल डीजलों की कीमत में बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही हैं। देश में पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही हैं। देश भर में महंगे पेट्रोल से लोग परेशान हैं। लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा है। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 101 रुपए 1 पैसा खर्च करना पड़ेगा और डीजल के लिए 92 रुपए 27 पैसे खर्च करने होंगे। वहीं मुंबई में 115 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम हो चुके हैं और डीजल भी 100 के पार हो गया है। यहाँ 100 रुपए 10 पैसे के हिसाब से डीजल मिल रहा है। कोलकाता की अगर बात करें तो यहाँ 110 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम पहुँच चुके हैं और डीजल के दाम 95 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर पहुँच चुके हैं। चेन्नई में 106 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से आपको खर्च करने होंगे, तो डीजल के लिए 96 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से आपको देने होंगे। तो पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे जनता बेहद परेशान नजर आ रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मौजूदा हालात हैं, उससे यह अनुमान अभी लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और आसमान छू सकते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कदम उठाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिम्स्टेक समिट 2022 को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर को सक्रिय केंद्र बनाने के लिए भारत $30 लाख खर्च करने को तैयार है। पीएम मोदी ने 7 देशों के बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन में शिरकत की। बिम्स्टेक बिना पाकिस्तान के 7 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। बिम्स्टेक समिट में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर को सक्रिय केंद्र बनाने के लिए भारत $30 लाख खर्च करने को तैयार है। इसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक की स्थापना का ये 25वां वर्ष है, इसीलिए आज के समिट को मैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूँ। इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। आज हम अपने समूह के लिए संस्थान वास्तुकला विकसित करने के लिए बिम्स्टेक चार्टर अपना रहे हैं। हम नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित बिम्स्टेक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करने पर काम कर रहे हैं। हम आपराधिक मामलों पर आपसी कानूनी सहायता पर एक संधि भी करने जा रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।
तो बिम्स्टेक समिट के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बात कही गई और जिस तरीके से भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्तों के साथ आगे बढ़ रहा है, यह दिखा रहा है कि भारत किस तरीके से विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से ये पेश किए गए बजट को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐतिहासिक बताया और 20 लाख नौकरियों के सृजन का प्रस्ताव देने का साहसिक कदम करार दिया। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं इस बजट की बड़ी बातें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसमें कोई साधारण दस्तावेज नहीं थे और ये पहली बार हुआ है कि जब स्वतंत्र भारत में किसी सरकार ने 5 साल के भीतर 20 लाख नौकरियों के सृजन का प्रस्ताव देने का साहस किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के रोजगार केंद्रित बजट से पूरे भारत के युवा खुश हैं। उन्होंने कहा कि वो ये देखकर खुश हैं कि सरकारें नौकरियों के बारे में बात करती हैं। किसी भी सरकार ने कभी 20 लाख नौकरियों के बारे में बात नहीं की। भले ही चुनाव नजदीक हो, वहीं विधानसभा सत्र के अंतिम दिन बजट पर बहस का जवाब देते हुए सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर अलग अलग परियोजनाओं को ठप करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आप सरकार के कार्यों ने शासन पर देशव्यापी बातचीत शुरू की है। जिस तरह से अन्य सरकारों ने स्कूलों, मोहल्ला क्लिनिकों और मुफ्त बिजली में हमारे काम की नकल की है, वो भी रोजगार पैदा करने के लिए मजबूर होंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है और वो अपनी अंतिम सांस तक इसे सशक्त और इसके उत्थान के लिए काम करते रहेंगे। दिल्ली में बीते वर्ष देशभक्ति बजट पेश किया गया था, लेकिन इस बार रोजगार बजट पेश किया गया है, यानी कि पूरा का पूरा फोकस दिल्ली में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार सृजन पर है। और ऐसे में जो दावे किए गए हैं 20 लाख नौकरियों के, अब ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार इसमें क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में कदम उठाती है और इससे क्या वाकई रोजगार मिल पाते हैं, क्या लोगों के पास वहां पर नौकरियां होंगी, अच्छे स्वरोजगार उत्पन्न करने के अवसर होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है और पंजाब में सरकार बनते ही भ्रष्टाचार खात्मा, सरकारी ऑफिसों में ढीला ढाला रवैया सुधारने का काम शुरू हो चुका है। सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं कौन से वो बड़े कदम पंजाब सरकार उठा रही है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। खजाना दफ्तर को भेजे आदेश में कहा गया है कि अब एक सीट पर एक कर्मचारी 1 साल से ज्यादा नहीं रहेगा। वहीं अफसरों को स्पष्ट किया गया है कि किसी भी फाइल में एक ही बार सारे ऐतराज जताएं, जिसमें नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट तौर पर बताया भी जाए। इसके अलावा अफसर और कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुँचे, कोई छुट्टी पर हो तो उसकी जगह किसी दूसरे की तैनाती हो, कर्मचारियों की ड्यूटी रोटेशन वाइज हो। इससे कर्मचारियों को अनुभव भी होगा और मोनोपोली की संभावना भी नहीं रहेगी। खजाने में उपलब्ध अष्टांग और टिकटों की गिनती रोज नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए। खजाना दफ्तर में कंप्लेंट बॉक्स लगाए जाए, इन्हें रोज चेक कर रजिस्टर में दर्ज किया जाए। 1 हफ्ते के अंदर शिकायत का निपटारा हो। शिकायत दर्ज करवाने के लिए अफसरों के नाम, पद और मोबाइल नंबर नोटिस बोर्ड पर दर्ज किए जाएं। आम जनता, पेंशनर, सीनियर सिटीजन के साथ नरमी से पेश आया जाए। इनके बैठने का इंतजाम हो। किसी किस्म की चूक हुई तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी ही जिम्मेदार होंगे। यानी कुल मिलाकर अब सरकारी सिस्टम की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। मान सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है और सरकार के ये विजन में पहले दिन से ही साफ हो गया था कि मान सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। फिर चाहे नंबर जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसको खुद सीएम भगवंत मान के पास व्हाट्सएप के जरिए कोई भी भेज सकता है, कोई ऑडियो कोई वीडियो जो सीधा उनके पास पहुंचेगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल एक के बाद एक आतंकियों पर भी नकेल कस रहे। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया तो दूसरी तरफ के कैंप पर पेट्रोल बम से हमला करने वाली महिला की पहचान हो गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में हुए एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के 2 लोकल आतंकी मारे गए। ये दोनों आतंकी सिविलियंस की हत्या समेत कई अपराधों में शामिल थे। आतंकियों के साथ इस मुठभेड़ के दौरान हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। आपको बता दें कि आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ श्रीनगर के रेनावारी एरिया में हुई। पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस मुठभेड़ में मारे गए एक आतंकी की पहचान रईस अहमद भट्ट के रूप में हुई। आपको बता दें कि सेना द्वारा आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिससे आतंकी बौखलाए हुए हैं और सेना पर हमले की साजिश रचते रहते हैं।
बीते मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के सोपोर में एक महिला ने सीआरपीएफ के कैंप पर पेट्रोल बम से हमला किया था। इस हमले का वीडियो इंटरनेट पर भी वायरल हुआ था। हालांकि इस महिला की पहचान हो चुकी है और जल्द ही इसे गिरफ्तार करने का दावा सेना की तरफ से किया गया है। घाटी में जिस तरीके से शांति का माहौल बनाने के लिए सरकार दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन भी लगातार जारी है। इन सब के बीच एक महिला का जिस तरीके से सीआरपीएफ कैंप पर पेट्रोल बम फेंकना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता की बात भी जरूर है। तो वहीं चिंता की बात इमरान खान की सरकार के लिए भी है, क्योंकि इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के मुख्य गठबंधन सहयोगी मुत्तहिदा अल मूवमेंट पाकिस्तान ने विपक्षी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को एक बड़ा झटका लगा है। इमरान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के मुख्य गठबंधन सहयोगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने विपक्षी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है, जिसके साथ ही इमरान खान सरकार ने पाकिस्तान संसद के निचले सदन में अपना बहुमत खो दिया है। पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 177 सदस्यों के साथ विपक्ष के पास अब नेशनल असेंबली में ज्यादा संख्या में समर्थक हैं, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तानी सरकार के संसद में सिर्फ 164 सदस्य रह गए हैं। दरअसल पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में कुल 342 सदस्य हैं, जिसमें बहुमत के लिए 172 सदस्य चाहिए। पीटीआई के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 169 सदस्यों का समर्थन था, लेकिन अब एमक्यूएम-पी के पार्टी छोड़ने के बाद पीटीआई के पास 164 सदस्य ही रह गए हैं। वहीं विपक्ष के पास अब नेशनल असेंबली में समर्थकों की संख्या 177 हो गई है। गठबंधन के सहारे सरकार बनाने वाले इमरान इस वक्त चिंता में हैं, क्योंकि ये लगभग तय माना जा रहा है कि इमरान की सरकार पाकिस्तान से जा रही है। 3 तारीख को वोटिंग है अविश्वास प्रस्ताव पर और तय हो जाएगा कि बचेगी सरकार या जाएगी इमरान की सरकार। लेकिन वहीं विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स अब भी चर्चाओं में बनी हुई है, लेकिन फिल्म को लेकर कुछ भी बोलने पर बॉलीवुड स्टार्स डर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर जॉन इब्राहिम फिल्म का नाम लेते ही क्यों भड़क गए, देखिए 1 मिनट में। द कश्मीर फाइल्स को रिलीज हुए 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। इस फिल्म ने कमाई के मामले में 231 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े तमाम कलाकार इस फिल्म पर अपनी चुप्पी भी तोड़ रहे हैं। हालांकि इनमें से कई लोगों की जमकर ट्रोलिंग भी हो रही है। वहीं बॉलीवुड एक्टर जॉन इब्राहिम फिल्म से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर भड़क गए। भरी महफिल में जॉन इब्राहिम ने द कश्मीर फाइल्स पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। जॉन इब्राहिम ने मौजूद मीडिया को चेतावनी दी कि वो घिसे पिटे सवाल ना पूछें, क्योंकि वहां पर सिर्फ अपनी फिल्म के बारे में बात करने आए हैं। जॉन इब्राहिम ने गुस्से में कहा, आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कहा जाता है और फिर आप यहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि द कश्मीर फाइल्स पर कुछ बोलिए, मैं ये क्यों करूँ। आपको बता दें, द कश्मीर फाइल्स की वजह से बॉलीवुड के कई कलाकार बुरे फंसे। आमिर खान से लेकर अजय देवगन समेत कई कलाकारों ने इस फिल्म के समर्थन में बात करने की कोशिश की, लेकिन कई लोगों को यही लगा कि सभी कलाकार अपनी नई फिल्म को लाइमलाइट में लाने के लिए द कश्मीर फाइल्स पर बात कर रहे हैं। एक तरफ जहां द कश्मीर फाइल्स मूवी पर सियासत भी जोरदार है, तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस इस पर बोलने से बच रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये सबको पता है कहीं ना कहीं। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के नजरिए से अब हरियाणा क्यों एक के बाद एक आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के नजरिए से हरियाणा स्वर्ग है और हरियाणा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत स्कोप है। ये कहना है गृह मंत्री अनिल विज का, जो हाल ही में दुबई में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट में विशेष रूप से पहुंचे थे। हाल ही में दुबई में ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट का आयोजन हुआ था। इस समिट में कई मंत्रियों ने शिरकत की थी, जिसमें से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी एक थे। विज ने समिट में दुनिया भर के निवेशकों को संबोधित करने के साथ साथ दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स को हरियाणा में अपनी इकाइयां स्थापित करने का न्योता भी दिया था। वहीं दुबई से लौटने के बाद विज ने समिट की खासियत बताई। विज ने बताया कि हरियाणा में निवेशकों के निवेश के लिए अपार अवसर हैं। इसके साथ ही विज ने बताया कि हरियाणा में केएमपी के दोनों तरफ सरकार ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया है, जहां इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। विज ने बताया कि हरियाणा में निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके साथ साथ सरकारी योजनाओं को डिजिटल किया गया है।
हरियाणा सरकार निवेशकों को भरपूर सहयोग देगी। हाल ही में दुबई में ग्लोबल इन्वेस्टर्स ग्रोथ समिट का आयोजन हुआ था। इस समिट में कई मंत्रियों ने शिरकत की थी, जिसमें से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी एक थे। विज स्पेशल इन्विटेशन पर दुबई गए थे और वहां पर इस समिट में उन्होंने हिस्सा लिया। विज तो आ गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब हरियाणा में क्या निवेश भी उस तेजी से आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हरियाणा में कई बड़ी कंपनियां दिलचस्पी दिखा रही हैं। अब आगे आने वाले दिनों में क्या और ज्यादा निवेश हरियाणा में आएगा, वक्त बताएगा। वहीं अब बात करते हैं पाकिस्तान के कराची का रहने वाला अली मुर्तजा टूरिस्ट वीजे पर अगस्त 2019 में भारत आया था, जिसे अंबाला पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए 14 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया था। अब इसे पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपा गया है। जासूसी के आरोपों से बरी होने के बाद अंबाला की जेल में 2 साल से बंद अली मुर्तजा आखिरकार अपने वतन वापस लौट चुका है। 26 मार्च को एस्कॉर्ट के साथ सुरक्षा बलों ने अली मुर्तजा को पाकिस्तानी अधिकारियों को सुपुर्द किया। आपको बता दें, अली मुर्तजा अगस्त 2019 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था, जहां मुंबई से अमृतसर जाते समय अंबाला कैंट से पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद हिरासत में रहते हुए अली मुर्तजा ने एडवोकेट एसके माखन के माध्यम से लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए खुद को निर्दोष साबित किया। पाकिस्तान नागरिक अली मुर्तजा का केस मुफ्त लड़ने वाले एडवोकेट एसके माखन ने बताया कि जेल विजिट के दौरान उनकी मुलाकात अली मुर्तजा से हुई, जिसके बाद उन्होंने ये केस लड़ने का फैसला लिया। इसको अमृतसर ले जाया गया विद एस्कॉर्ट, इसको अमृतसर ले जाया गया, जहाँ पर वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया गया है। अब वो अपने वतन पहुंच चुका है। बताया जाता है कि अली मुर्तजा कराची में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनकी पत्नी वहां डेंटिस्ट है। 2 साल बाद शख्स की वतन वापसी हुई तो उसके परिवार में जाहिर सी बात है खुशी का माहौल होगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई है। परीक्षाओं के लिए 66 केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटो स्टेट की दुकानें भी खोलने पर रोक रहेगी। हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 10वीं और 12वीं के लाखों बच्चे परीक्षाएं देते नजर आ रहे हैं। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी नजर आई। आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई। परीक्षा केंद्रों के बाहर भी पुलिस काफी अलर्ट नजर आए। यानी ये सारे इंतजाम किए गए थे नकल रहित परीक्षा को लेकर। लेकिन भिवानी में ये सारे इंतजाम फेल तब नजर आए जब यहाँ से तस्वीरें सामने आई नकल की। यहाँ पर खुलेआम बच्चे नकल करते नजर आए। कुछ परीक्षा केंद्र के अंदर तो परीक्षा केंद्र के बाहर भी नकल की तस्वीरें कुछ इसी तरह से सामने आते रही। आरोप यहाँ तक है कि पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल प्रशासन की तरफ से जो भी दावे किए गए थे या बोर्ड की तरफ से कि नकल रहित परीक्षा होकर रहेगी, वो कुछ हवाई साबित होते नजर आए। हालांकि नकल की ये तस्वीरें कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान नकल की तस्वीरें सामने आती रही हैं। फिलहाल देखना यह है कि जिस परीक्षा केंद्र पर ये नकल की तस्वीरें सामने आई हैं, वहाँ पर क्या कुछ कार्रवाई बोर्ड की तरफ से या प्रशासन की तरफ से की जाती है। नकल मुक्त परीक्षा के दावे हर बार होते हैं, लेकिन उनकी हकीकत कुछ ऐसे निकलकर सामने आती है। तो वहीं पंचकुला में एक बार फिर से तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। कार ने एक रेहड़ी चालक और स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों घायल हो गए। ओल्ड पंचकुला के पास एक तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही स्कूटी और रेहड़ी चालक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से रेहड़ी चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। रेहड़ी चालक को पीजीआई उपचार के लिए रेफर किया गया है। वहीं स्कूटर सवार ने बताया कि मंगलवार रात करीब 9:30 बजे माजरी चौक से वो अपने घर सूरजपुर की तरफ जा रहा था। तभी जैनेन्द्र पब्लिक स्कूल के पास पीछे से तेज रफ्तार से कार ने रेहड़ी और उसे जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि उसे तो हल्की चोटें आई, लेकिन रेहड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी और दोनों को उपचार के लिए सेक्टर 6 से सामान्य अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां रेहड़ी चालक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। फिलहाल रेहड़ी चालक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं सूचना पाते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। इस हादसे में कार, स्कूटर और रेहड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तारा ठाकुर, पंचकुला, खबरें अभी तक। तेज रफ्तार लोगों की जान की दुश्मन बन जाती है, तो सड़क पर निकलना है तो अपना सावधानी बरतते हुए ख्याल रखना है। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अंबाला ने यमुनानगर के राधौर में बड़ी कार्रवाई की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए अफीम की खेती कर रहे एक तस्कर को दबोचा है।
हरियाणा में इन दिनों नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्रवाई कर रहा है, जिसके चलते यमुनानगर जिले के रादौर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अंबाला ने अवैध अफीम की खेती का पर्दाफाश किया है। 200 अफीम के पौधों के साथ आरोपी को टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। रादौर से सामने आई इन तस्वीरों में अवैध अफीम की खेती साफ दिखाई दे रही है। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो निरीक्षक केवल सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि रादौर क्षेत्र में अफीम की खेती की जा रही है, जिस पर जाल बिछाया गया तो खेड़ी लखा सिंह में सचिन नाम के व्यक्ति को मामले में सम्मिलित पाया गया। खेत में अफीम के पौधे उगाए हुए थे, जो लगभग 200 पौधे उसने अपने खेत में उगाए हुए थे। तो टीम ने मौके पर मैजिस्ट्रेट को बुलाकर कार्रवाई की है, उन पौधों को उखाड़ा गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए रादौर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खेतों में 200 अफीम के तैयार पौधे पकड़े गए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो निरीक्षक केवल सिंह का कहना है कि उनकी ये कार्रवाई आगे भी जारी रही। नशे के कारोबार को हरियाणा में फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। एक तरफ नशे पर कंट्रोल करते ये प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, तो दूसरी तरफ नशे को बढ़ाते कुछ ऐसे लोग जो चंद रुपए के चक्कर में नशे के कारोबार करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते बस चलाने वाले रोडवेज कर्मचारियों को जूतों की माला पहनाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। सिरसा के डबवाली में रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर को जूतों की माला पहनाने के मामले में पुलिस ने 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों में से 3 लोग सिरसा और 2 लोग डबावली के रहने वाले हैं। वहीं रोडवेज कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद सिरसा रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों ने रोष जताया है। उनका कहना है कि कुछ शरारती लोगों ने कर्मचारियों को जूतों की माला पहनाई थी। इस मामले में उनका कर्मचारियों से लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों की रिहाई न की जाने पर आंदोलन करने की बात कही है। जो हमारे साथियों के ऊपर मुकदमे बनाए गए हैं ये बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि हमारा रोडवेज सिरसा डिपो की स्ट्राइक पूरे 100% कामयाब थी। इस कामयाब स्ट्राइक को देखते हुए सिरसा रोडवेज सिरसा प्रशासन घबरा गया था। इन साथियों की एकता के कारण हड़ताल पूरी कामयाब हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। वहीं दूसरी ओर रोडवेज कर्मचारियों ने रिहाई को लेकर आंदोलन करने की बात कही है। पहले जूतों की माला पहनाई, गिरफ्तारी हुई तो अब विरोध पर उतरा, फिर आगे बढ़ते हैं। वहीं अब लगातार आगे जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है, नूह में दिल्ली अलवर राजमार्ग को 4 लेन बनाने को लेकर स्थानीय लोगों ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन सौंपा है। पैदल मार्च को विधायक आफ्ताब अहमद ने भी समर्थन दिया है। दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248A को 4 लेन बनाने की मांग को लेकर नूह जिले के सैकड़ों लोगों ने बड़गली चौक से जिला मुख्यालय तक करीब 20 किलोमीटर लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला। उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन भेजकर सड़क को जल्द से जल्द 4 लेन बनाने की मांग की गई। नूह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद पैदल मार्च में अपना समर्थन देने पहुंचे। उन्होंने दिल्ली अलवर मार्ग को खूनी मार्ग बताया, साथ ही सरकार से 4 लेन बनवाने की मांग की। 20 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने निकाली है। हमने आज उसमें शामिल होकर अपना समर्थन दिया और हम पूर्ण जोर इस सरकार से मांग करते हैं कि या तो आप इसको पूरा कर दीजिए, नहीं तो आज ये नौजवान है, पूरा मेवात इसके लिए संघर्ष करेगा और इस सड़क को बनवाने का काम करेगा, क्योंकि ये हमने जैसे कहा एक खूनी सड़क हो गई है। हम अपने नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को, अपने आदमियों को और नहीं गुंजाइश कि हम खो सके। दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन कराने की लंबी समय से मांग अभी भी अधूरी है। 4 लेन बनाने की मांग और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबरें अभी तक के साथ।